हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन कैसे अंग्रेजों ने चलाया, जो कि क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। तो कब नियुक्त किया? 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने पूरी कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि जो विभिन्न कर आदि होते थे, अब बंगाल के जो विभिन्न कर होंगे और जो भी व्यापार वह करेंगे उसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और बंगाल से संबंधित जितने भी उसमें कार्य करने होंगे, प्रशासनिक कार्य जो टैक्स आदि लेते भी हैं, वह कौन लेगी? कंपनी लेने लगेगी। आगे देखें, 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। तो 1770 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ लोग मरे थे, लगभग 1 करोड़ लोग की मृत्यु हो गई थी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। तो उस समय की लगभग 1/3 आबादी इस समय समाप्त हो गई थी 1770 में, जब अकाल पड़ा था। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। तो अभी स्थायी बंदोबस्त देखिए अगला पॉइंट है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू करवाया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू करवाया था 1793 में। आगे देखते हैं, कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता मिल गई। तो 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रक्रिया लाई, किसके लिए? लगान वसूलने के लिए। उसमें क्या हुआ कि राजाओं और जो तालुकदार होते थे उन्हें जमींदार के रूप में मान्यता दी गई, और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनका कार्य क्या हुआ? उन्हें जमींदार कहा गया और उन्हें किसान से लगान वसूलना था। उन्हें किसान से क्या करना था? लगान वसूलना था, कर लेना था, और कंपनी को राजस्व देना पड़ता था। मतलब किसान से लगान वसूलिए, आप कुछ हिस्सा रखिए, बाकी हिस्सा कंपनी को दे दीजिए। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। तो उनकी ओर से जो चुकाई जाने वाली राशि थी वह तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जा सकता। तो स्थायी बंदोबस्त में एक चीज़ यह थी कि चुकाई जाने वाली जो राशि की दर थी वह तय कर दी गई, मतलब कि भविष्य में इसे कभी हम न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते थे। आगे देखते हैं, अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। तो स्थायी बंदोबस्त प्रक्रिया से क्या हुआ कि अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। कंपनी ने जो राजस्व तय किया था, अब देखते हैं कि कुछ समस्याएं आ गई राजस्व में। स्थायी बंदोबस्त प्रक्रिया, कंपनी ने क्या सोचा कि नियमित रूप से राजस्व तो मिल जाएगा, लेकिन जो समस्याएं आई, अब चलिए उसको देखते हैं। कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? पहली समस्या यही थी कि राजस्व बहुत ज़्यादा लिया जाता था और जमींदार इसे चुका ही नहीं पाते थे और बहुत परेशानी हो रही थी चुकाने में। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। और मान लीजिए राजस्व बहुत ज़्यादा है, आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा कि जमींदारों की क्या होता था कि जमींदारी ही छीन ली जाती है, मतलब उनसे ज़मीन का जो उनका मालिकाना हक था वह छीन लिया जाता था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है एक और नई व्यवस्था है, उसको चलिए देखते हैं। एक और अलग जो व्यवस्था है उसको चलिए देखते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, इस इलाके के ज़्यादातर हिस्से अब उत्तर प्रदेश में कहलाते हैं। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत मतलब जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उसमें यह व्यवस्था लाई गई। हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने यह व्यवस्था लाई। तो हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी का विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। तो मैकेंजी क्या मानता था कि जो उत्तर भारतीय समाज है, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र और उसके आसपास के इलाके हैं, उसमें गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए, और इसके बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, और इनके आदेश पे, मैकेंजी के आदेश पे, कलेक्टर जो होते थे उस समय अंग्रेजों के, उन्होंने गांव-गांव पर दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाज को दर्ज किया। और खेतों को नापा और विभिन्न जो रीति रिवाज होते थे इन सब चीज़ों का क्या किया? रिकॉर्ड अपने पास रखा। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर
हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस व्यवस्था में क्या हुआ कि गांव के एक एक खेत का अनुमानित राजस्व जोड़ लिया गया और हर गांव या गांव का एक समूह जिसे महाल कहा जाता था। ये व्यवस्था कौन सी थी? आप व्यवस्था का नाम भी देख लीजिए, इसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? महालवाड़ी व्यवस्था। अब महाल का अर्थ अगर पूछा जाएगा क्या होता है, तो गांव का समूह। महाल का अर्थ क्या होता है? गांव का समूह। तो इसमें क्या होता था कि हर एक खेत का जो राजस्व होगा, जो कर होगा, उसका अनुमान एक मान लिया जाता था और उस जो जितने भी गांव होते थे एक समूह में, उन सभी गांव के कर को जोड़ लिया जाता था, जो अनुमानित कर होता था, और ये इसी हिसाब से वसूल किया जाता था। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगी? महालवाड़ी व्यवस्था को 1822 में उत्तर प्रदेश के मतलब उत्तर पश्चिम प्रांत के क्षेत्रों में लगाया गया था। किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने लगाया था। और महालवाड़ी व्यवस्था में महाल का अर्थ क्या होता है? गांवों का समूह होता है। आगे, इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, और इस राजस्व में स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई थी। इस राजस्व में जो दर थी उसे तय नहीं किया गया था और समय समय पर परिवर्तन होने की इसमें गुंजाइश रखी गई थी। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। तो इसमें क्या था कि स्थायी बंदोबस्त में तो राजस्व इकट्ठा कौन करता था? जमींदार करते थे। लेकिन इसमें क्या होता था? ये महालवाड़ी व्यवस्था थी, और महाल का अर्थ क्या होता था? गांव का समूह। और गांव के समूह में कौन इंपॉर्टेंट होता है? गांव के समूह में गांव का मुखिया इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें कर अदा करने का और कर जमा करने का जो कार्य था वह गांव के मुखिया को दे दिया गया, और इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो वही बात, इस व्यवस्था को क्या कहा गया? महालवाड़ी व्यवस्था या फिर महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। आगे देखते हैं। आगे अब तीसरी व्यवस्था आती है मुनरो व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था कौन सी है? मुनरो व्यवस्था। इसमें क्या था कि ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। तो जो दक्षिण भारत के इलाके हैं, जो दक्षिण का इलाका है, वहाँ क्या हुआ कि स्थायी बंदोबस्त की जगह वहाँ भी एक नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया, जो कि मुनरो व्यवस्था थी। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। और यहाँ कौन सी व्यवस्था आई? मुनरो व्यवस्था का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये कहाँ अपनाई जाएगी? या दक्षिण भारतीय इलाकों में अपनाई जाएगी। आगे देखते हैं। अब रैयत का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखिएगा, अगर रैयत का अर्थ पूछा गया क्या होता है, तो रैयत का अर्थ होता है किसान। इसको नोट कर लीजिएगा, रैयत का अर्थ किसान होता है। आगे देखते हैं। आगे है कि कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चली युद्धों के बाद कंपनी द्वारा यहाँ कब्जे कर लीजिएगा, कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड जो था, टीपू सुल्तान के साथ जो युद्ध चल रहे थे उसमें क्या किया कि उस क्षेत्रों में इसने इसको अपना कर भी देख लिया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। इस व्यवस्था को विकसित किसने किया? टॉमस मुनरो ने। और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई, और धीरे धीरे यही व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू कर दी गई। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक क्या है? मुनरो व्यवस्था का दूसरा नाम रैयतवाड़ी व्यवस्था था, और ये दक्षिण भारत के इलाकों में लागू की गई। अलेक्जेंडर रीड जो था उसने कुछ क्षेत्रों में दक्षिण भारत के इसको देख लिया था पहले से ही आजमा कर, और थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को क्या किया था? विकसित किया था। आगे देखते हैं। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। तो इनका क्या मानना था कि दक्षिण में परंपरागत जैसे जमींदारी होती है वैसे लोग नहीं हैं। इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसान, जिसे रैयत कहा जाता है, से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। तो उनका क्या मानना था कि जैसे कि उत्तर भारत वाले क्षेत्र में होता है कि जमींदारी व्यवस्था थी, लेकिन उनका क्या मानना था रीड और मुनरो का कि दक्षिण भारत में जमींदारी व्यवस्था नहीं है, तो हमें लगान कैसे वसूलना है? किसान, जिसका दूसरा अर्थ क्या होता था? रैयत। डायरेक्ट इनसे ही हमें कर लेना चाहिए, और इसे ही क्या कहा गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। आगे देखते हैं। आगे अब अगला पॉइंट आ गया। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। ध्यान रखिएगा, नील का पौधा कहाँ उगता है? उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। इसको नोट कर लीजिएगा। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। तो 13वीं शताब्दी तक क्या होता? इटली के लोग, फ्रांस और ब्रिटेन के जो कपड़ा उत्पादक लोग थे, वे रंगाई के लिए भारतीय नील का ही इस्तेमाल करते थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा कि नील का पौधा उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है, जैसे कि हमारा भारत। आगे देखते हैं। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजार में पहुंचती थी, और उस समय क्या था कि भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची थी, और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा ऊंची थी क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर से ले जाया जाता था, बहुत ज़्यादा शुल्क लग जाते थे इस पे। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादक को बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था, और चूंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा जो उत्पादक थे उन्हें बैगनी और नीले रंग के लिए एक वोड नामक पौधा भी उगाना पड़ता था। मतलब अब इसमें क्या हो रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वोड भी एक ऐसा पौधा था जिससे रंग बनाया जा सकता था, नीला रंग बनाया जा सकता था।
आगे है कि वोट पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। तो वोट पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, मतलब जहाँ कुछ ठंडक होती थी, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। और यूरोप शीतोष्ण प्रदेश था, इसलिए यूरोप में आसानी से यह मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। तो जिन क्षेत्रों में थोड़ा ठंडक ज़्यादा होती थी, मतलब शीतोष्ण क्षेत्र वाले जो देश थे, जैसे कि उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन, यहाँ क्या होता था, यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में वोट नामक पौधा उगता था। और यह भी क्या करता था, नीले और बैंगनी रंग को रंगने में ये काम आता था। आगे देखते हैं, नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोट उत्पादक ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। तो नील के साथ जो प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जो लड़ाई कर रहे थे, कौन, यूरोप के जो वोट उत्पादन करने वाले थे, जो वोट को पैदा करते थे, वोट का उत्पादन करते थे, उन्होंने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि नील की जो आयात होती है, नील की जो हमें मंगाई जाती है, उत्पाद मंगाए जाते हैं, उसको पाबंदी लगाई जाए, उस पर बैन लगाया जाए। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे, लेकिन जो कपड़े रंगने वाले होते थे, रंगरेज होते थे, वे क्या करते थे, नील को ही पसंद करते थे। ऐसा क्यों था? नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। अब नील क्यों चुनते थे रंगरेज? क्योंकि नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोट से क्या होता था कि रंग उसका बेजान होता था, नीला रंग, और फीका होता था। आगे है कि 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को मना लिया। तो 17वीं शताब्दी आते आते क्या हुआ कि यूरोपीय कपड़ा उत्पादक जो थे, वह नील के आयात पे पाबंदी जो लगी थी उसको थोड़ा सा ढील देने के लिए मना ही लिया अपनी अपनी सरकारों को। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है कि नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, नीज और रैयत। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि नील की खेती कितने तरीकों से की जाती थी? दो तरीकों से, एक था निज और एक था रैयत। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पे नील का उत्पादन करते थे। निज खेती में क्या होता था कि जो बागान मालिक होते थे, खुद अपनी जमीन पे ही नील की खेती का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे। तो या तो वो क्या करते थे, जमीन खरीदते थे, या तो वह जमीन भाड़े पे ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो निज में क्या होता था, मतलब अपनी जमीन पे या तो खरीद लीजिए या तो भाड़े पे लेके नील का उत्पादन करिए, ये निज खेती थी। और रैयती, चलिए आगे देख लेते हैं। उससे पहले एक पॉइंट और दे दिया गया है कि बीघा क्या होता था। जमीन की एक माप होती थी, बीघा क्या होता था, जमीन की एक माप होती थी। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। तो मतलब ब्रिटिश शासन से पहले क्या था कि बीघे का आकार हर क्षेत्र में अलग होता था। उत्तर भारत में कुछ और होता था, दक्षिण भारत या उत्तर पूर्वी भारत में कुछ और होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय किया था। लेकिन प्रश्न अगर ऐसा पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने बीघा का क्या मानक तय किया था, तो 1 बीघा बराबर 1/3 एकड़ तय किया गया था। ध्यान रखिएगा, 3 बीघा बराबर क्या हो जाता है, 1 एकड़ हो जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, अंग्रेजों ने क्या तय किया, 3 बीघा बराबर 1 एकड़। आगे देखते हैं, अब रैयत व्यवस्था के बारे में बताया गया। जो नील की खेती में दो तरीके होते थे, एक निज और एक रैयत। तो रैयत वाले में देख लेते हैं क्या था कि रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। रैयत का मतलब जानते हैं आप, किसान होता है। तो इसमें क्या होता था कि बागान मालिक किसानों के साथ एक सट्टा तय कर देते थे, एक क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। अब गांव के मुखियाओं को क्यों करते थे, क्योंकि गांव के मुखिया में क्या होता था कि कई खेत एक साथ ही उसका अनुबंध हो जाता था, कई खेतों का एक साथ ही अनुबंध हो जाता था, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। क्योंकि मुखिया क्या करता था, गाँव के विभिन्न किसानों को मना लेता है, विभिन्न तरीके से मना लेता था। आगे देखते हैं, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिक से नगद कर्जा मिल जाता था। अब इसमें क्या होता था कि सब लगभग दस्तखत कर देते थे, क्योंकि इसमें क्या एक लालच दी जा रही थी कि जो दस्तखत कर देगा अनुबंध पे, उसे नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिक नकद कर्जा देते थे, नकद कर्जा दे देते थे। कर्जा लेने वाले रैयत को अपना कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। तो जो कर्जा ले लेता था उसे अपनी जमीन की 1/4 जमीन पर खेती जरूर करनी होती थी नील की। तो ये क्या थी, ये रैयती व्यवस्था थी। आगे देखते हैं, नील विद्रोह। आगे क्या है, नील विद्रोह। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। तो मार्च 1859 में क्या हुआ कि बगान के हजारों रैयतों ने मतलब कई रैयतों ने, कई किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। तो मार्च 1859 में क्या हुआ, नील विद्रोह शुरू हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ इसमें। तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। तो लोग क्या करने लगे, तलवार, भाले और तीर कमान लेके नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी, बागान मालिकों के लिए काम करने वाले
का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। तो बागान मालिकों के लिए जो काम करता था समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता था, मतलब समाज के लोग उससे अपना रिश्ता तोड़ देते थे। बागान मालिकों की तरफ से लागान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की जाती थी। तो गुमास्ता, आप ऊपर पढ़े हुए, गुमास्ता क्या होते थे? जो अंग्रेज लोग होते थे उन्हें गुमास्ता कहा जाता था। कौन कहते थे? जो स्थानीय लोग होते थे वे गुमास्ता कहते थे। तो बागान मालिकों की तरफ से जो लगान वसूलने के लिए अंग्रेज अफसर आते थे उन्हें उनकी पिटाई कर देते थे गाँव वाले। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों लाठीचार्ज गुंडों से डरेंगे। तो इसमें क्या था कि किसानों ने कसम खा ली थी कि ना वह नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही लाठी जो डंडा बरसाने वाले अंग्रेज अफसर आएंगे उनसे हम डरेंगे। तो ऐसा किसान सोचने लगे थे। चलिए अब आज के आखिरी पॉइंट को देखते हैं। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। ध्यान रखिएगा, नील आंदोलन के खिलाफ क्या हुआ था? 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। इसको नोट कर लीजिएगा। 1917 में महात्मा गांधी ने, राजकुमार शुक्ल एक व्यक्ति थे बिहार के, उन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। वे 1917 में चंपारण गए और नील आंदोलन को वहाँ क्या इन्होंने खत्म किया था और इसको समझौता करवाया था। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप विभिन्न क्लासेस की PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।